स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग जो इंडिया में किया जा रहा है और इसके लिए अभी काफी हायतौबा हो रहा है, तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गाड़ी का पहला फ्यूल का, यानी कि हेनरी फोर्ड का जो पहला क्वार्टर साइकिल इन्होंने बनाया था वो एथेनॉल पे चलता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, इंसानियत ग्लोबल वार्मिंग में इसलिए फंसा क्योंकि हम लोग बेवकूफ थे। हमारे जो ओरिजिनल इन्वेंटर थे सबने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, हम लोगों ने बेवकूफी किया। मतलब कि हेनरी फोर्ड एथेनॉल से गाड़ी खोले थे, रूडोल्फ डीजल वेजिटेबल ऑयल से खोले थे, इसीलिए उसे डीजल गाड़ी कहा जाता है। तो गाड़ी हमारी अच्छी चली थी। ये बात हो रही है 1896 का। तो समझना बहुत जरूरी है कि एथेनॉल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं सर, एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। 1800 की टेक्नोलॉजी है, 1896 है। अब रहा बात की तो इसका मतलब क्या है, तो एथेनॉल हर जगह यूज क्यों नहीं करते। आपको ये ग्राफ हर जगह हर साइंस बुक में देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो आप मूर्ख हैं। तो ये ग्राफ में जनरली दिखाया जाता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी। तो समझना बहुत जरूरी है कि जनरली जब भी आप एनर्जी के बारे में बात करें प्लैनेट अर्थ में, खासतौर पे कंबस्शन से रिलेटेड, उसमें आप दो ही चीज के बारे में मेजॉरिटी टाइम बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, बाकी और कुछ नहीं है। और 99% ऑफ टाइम आप हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन आपको बहुत एनर्जी दे सकता है किलोग्राम में, यानी कि मैं अगर आपको 1 किलोग्राम हाइड्रोजन दूं, अथाह ताकत होता है उसमें, और लगभग होता है 120 मेगा जूल पर किलोग्राम, बहुत ताकत है वो। उसको अगर आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल डीजल ये सबसे, तो वो सब बहुत हुआ तो 30 दे पाएगा। तो आप कहेंगे 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लेकिन अब समझना बहुत जरूरी, कोई भी चीज को आप कैरी करते हैं लीटर्स में, यानी कि वॉल्यूम में। आपका पेट्रोल टंकी कैसा है, लीटर में। आप कंप्रेस्ड गैस का टैंक लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो, चाहे सीएनजी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, वो लीटर्स में नापा जाएगा। प्लेन आप देखेंगे उसमें किलो लीटर्स में नापा जाएगा, बहुत बड़ा होता है इसलिए किलो लीटर बोला जाता है। तो वैसे करके सब होता है। तो उसमें कैसे होगा, तो उसे हम लोग कंपेयर करते हैं मेगाजूल पर लीटर से, कि अटेगा कि नहीं, आप उसे कैरी कर पाएंगे कि नहीं। वहां पे हाइड्रोजन यूजलेस हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एटलीस्ट दर्शन तो किए होंगे कि वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, डेंसिटी नहीं है। तो इसीलिए कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन बांध के रखता है हाइड्रोजन को, ताकि हाइड्रोजन को आप फिट कर सकें। तब जाके अगर आप कंपेयर करते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन आपका लिक्विड हाइड्रोजन जो कि हाईएस्ट डेंस प्रैक्टिकल फॉर्म है, वो आपका 8 मेगाजूल पर लीटर देता है, यानी कि 100% यूजलेस। यानी कि अगर आपका डीजल कंबस्टन इंजन 25% इफिशियंसी के आसपास चल रहा है, आप हाइड्रोजन से नहीं उसे रिप्लेस कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन का 100% भी उससे कम होगा। तो आप हाइड्रोजन से लेते हो, उससे थोड़ा ऊपर आते हैं, आप आते हो मीथेन, ये प्रोपेन में, जो कि है मीथेन CH4। फिर आप आते हो एथेनॉल में। एथेनॉल भी आपका 22 तक चला जाता है, हाइड्रोजन से वो भी बहुत ऊपर है। और फिर उसमें आप जाते हो गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल। तो पेट्रोल आपका चला जाता है 32। सबसे आगे आता है डीजल, डीजल चला जाता है 38 तक। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप ये सब नंबर हाइड्रोजन में आप क्लियर दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई प्योरिटी डिवाइस, मतलब कि लिक्विड हाइड्रोजन 99.999% हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब आप पेट्रोल की बात करें तो उसमें चेन्स होते हैं, मॉलिक्यूलर चेन्स होते हैं, वो सारे चेन एक जैसे नहीं होते हैं। और जैसे से हैवी हाइड्रोकार्बन की तरफ जाते हैं तो चेन में रैंडमनेस बढ़ जाता है। कोई चेन कुछ ही इसीलिए मतलब इतना लंबा है, कोई चेन लूप बनाया हुआ है, कोई चेन ये है। जो लोग हाइड्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो है क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी सी लुच-पुच हो जाती है। तो इसीलिए कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन को अथाह ताकत देगा, कुछ कुछ कम देगा, लेकिन रेंज यही रहेगा। तो इसमें एथेनॉल आप देख सकते हैं बहुत कम रहता है, यानी कि अगर मैं आपको एक टंकी दूं, यानी इस गाड़ी में मैं एक टंकी दूं, उसमें आप कितना एनर्जी डाल सकते हैं वो कम ही होगा। ये शुरू में भी वो लोगों को दिक्कत होता है कि एथेनॉल से अगर गाड़ी चलाया जाए, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बस बात है कि ज्यादा दूर नहीं जाता है, बार बार तेल भरना पड़ता है। तो वही है एथेनॉल में, ये बाय लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसे नहीं छेड़ सकते। अगर आप डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं, एनर्जी लॉस होगा। आप पेट्रोल में डीजल ब्लेंडिंग, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, एनर्जी लॉस होगा, लॉ ऑफ फिजिक्स है। और भी अच्छा खासा आप जंप करा रहे हैं, आप मतलब गैसोलीन को आप कुदा दे रहे हो 32 से, उसे मिक्स कर रहे हो जो 22 में बोल जा रहा है, और डीजल तो 38 से उतार रहे हो आप उस जो 22 में, तो मिक्स ऑब्वियसली पावर घटेगा। और एक अच्छी बात होती है जो कि आप लोग सुनते होंगे, काफी लोग बता देंगे एथेनॉल में ये पावर बहुत होता है। एथेनॉल बीच में ट्राई किया गया था F1 में भी। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, वो थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल है, C2H5OH मॉलिक्यूल है, यानी कि ये नौटंकी है। इसमें नॉक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, यानी कि पेट्रोल को आप लेते हो, पेट्रोल को आपने स्प्रे किया सिलेंडर में, आजकल डायरेक्ट इन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन करते हैं हम लोग, कि डायरेक्ट मारते हैं दबा के, और उसका कंप्रेस करते हैं। अब रहा बात, कंप्रेस ज्यादा कर नहीं सकते। डीजल को आप जितना कंप्रेस करना चाहे कम, ये वो बहुत ज्यादा कंप्रेशन मांगता है। पेट्रोल में क्यों नहीं कंप्रेस करते, पेट्रोल जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे वो नॉक कर जाएगा, यानी कि फट पहले ही जाएगा।
तो इसीलिए कंप्रेशन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें पहले हम लोग लेड डाल देते हैं कि भैया नॉक थोड़ा दबा के रखो। लेकिन एथेनॉल जो है नॉक बहुत रेजिस्टेंस है, केमिकली ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी कि तुरंत आग नहीं पकड़ता, तुरंत ऑक्सीजन से शादी नहीं करता, तो बहुत दबा पाते हैं। तो दबा के जब इससे पावर निकालते हैं तो ये थोड़ा ऊम्फ जो है ज्यादा देता है, एनर्जी ज्यादा नहीं देता, किलोवाट कम है, अगर केमिकल लेवल पे कम है आउटपुट ही कम होगा, लेकिन जो ऊम्फ देता है कि एक्सीलेटर दबाए गाड़ी स्वयं हो गया, वो बहुत अच्छा दे पाता है, क्योंकि ये नॉक बहुत रेजिस्ट करता है। कि मतलब आप पूरा दबाइए ना सर, दबा के कंप्रेशन कीजिए। और डीजल इंजन आपको पता ही वो ज्यादा इफिशियंट होता है, क्यों? कंप्रेशन बम दे पाता है। पेट्रोल आप कर ही नहीं सकते, पेट्रोल आप डालिएगा डीजल इंजन, वो कंप्रेशन जाना शुरू करेगा तभी तक फट जाएगा, बोले भाई क्या कर रहे हो, नॉक हो जाएगा। तो C2H5OH नॉक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। और उसमें एक दूसरा बात भी होता है कि ये बहुत हार्ड मॉलिक्यूल है, मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल में जब आप पेट्रोलियम छिड़कते हैं इससे, फ्यूल इंजेक्टर से, इन सिलेंडर, जनरली हम लोग का पोर्ट इंजेक्टर रहता है, लेकिन कुछ कुछ अच्छी गाड़ी में आपको इन सिलेंडर मिलेगा, तो वो सिलेंडर को ठंडा कर देता है, चिल कर देता है। कैसे चिल करता है? जैसे आप उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल लिक्विड से आ रहा है, वो वेपर बनता है, वो इग्निशन पकड़ता है। वेपर बनने के लिए उसे एनर्जी खाना पड़ेगा, यानी कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्रॉस करेगा, यानी कि वो ठंडा कर देगा एनवायरनमेंट को, तभी वो फेस चेंज करेगा। एथेनॉल बहुत एनर्जी खाता है, यानी कि एथेनॉल अगर डालते हैं वो लगभग 88 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर देता है। ये बहुत आराम से चिल, इसे और नॉक आप कम कर पाते, मतलब और दबा के कंप्रेशन करो, नॉक नहीं होगा। तो ये दोनों, मतलब केमिकली वो नॉक दबा पाता है, और चूंकि उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एकदम बम है, वो मतलब बहुत एनर्जी खा लेता है कि कंप्रेशन हो रहा है, अरे होने दो ना, अरे सर तापमान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा सर जी, हम लिक्विड से गैस में जाएंगे उसी में बहुत एनर्जी खा जाएंगे, तो बहुत कंप्रेशन आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप एथेनॉल के लिए ढंग से इंजन बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा पावर दे सकता है। जैसे कि टॉप ड्रैगस्टर में जो डाला जाता है, जो पागल जैसा हॉर्स पावर होता है, 5000 हॉर्स पावर, वो सब आप ले सकते हैं, क्योंकि यही बोल रहे हैं, एक तो इसमें ऑक्सीजन खुद का भी होता है, तो वो थोड़ा बेनिफिट है, दूसरा नॉक ये बहुत रेजिस्ट कर पाता है, और तीसरा ठंडा भी करते रहता है। तो यही है। लेकिन हाँ, आपको माइलेज भूल जाइए, माइलेज के बारे में आप बात नहीं कर सकते। जब भी आप एथेनॉल पे पूरा चलाएंगे, माइलेज भूल जाइए। माइलेज, अरे भैया थोड़ा सा दूर चलाए, जैसे कि अभी मेरे केस में बेस्ट जब होता है, मैंने काफ़ी लंबा मतलब पिछले 4 साल से जो कोर्ट केस हो रहा है सबका, पेट्रोल पंप का सारा स्लिप हम ये 4-5 जमा होता है, उसको स्कैन करके फोटो कॉपी करते रहते हैं। तो अगर हम बेस्ट केस जो होता है मेरा, 220 किलोमीटर वन वे है, 440 हो जाता है पूरा ट्रिप में। तो मैं फुल टैंक शाम को कराते थे, आते थे घर में रखते थे गाड़ी, सुबह सुबह निकले, गए कोर्ट, हुआ तौबा हुआ, फिर वापस आए और पेट्रोल पंप गए। उस दरमियान में मेरा करीब आपका 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल पाता है। एथेनॉल आप हाई तौबा कर दीजिए, उसका 10% भी नहीं दे पाएगा। तो 10% नहीं, मतलब आई थिंक 50 तक दे पाता है, 50%। 60 बहुत ज़्यादा तिगड़म कर रहा है इंजीनियरिंग में, तब जाके हो पाएगा। और ब्लेंड में भी घटना आना शुरू कर देता है, यानी कि मेरा गाड़ी, अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं, मेरे पास डेटा है लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मेरा गाड़ी का माइलेज घट रहा है कि तेल में धांधली हुआ है, मैं अब जानता नहीं हूँ। मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा था कि एथेनॉल ब्लेंड है क्या? बोला हाँ, वो हम लोग को भी नहीं पता चलता, कब जाओ तो ब्लेंड कर देते हैं, पूछो पाछो बहुत ऊपर तक बात जाता है तो बताते हैं कि कितना ब्लेंड है, और वो भी बोलते हैं चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि 5 है तो 5 है, वो कभी 5 हो रहा है, कभी 6.5 हो जा रहा है, कभी 7 हो जा रहा है, कभी 9 हो जा रहा है, कभी 11 हो जा रहा है, कभी 15 हो जा रहा है, वो बहुत धांधली है। तो जो माइलेज लॉस है मेरा, आइडियल सिनेरियो जो मैंने नोटिस किया है वो 22 था, अभी 19 में बोल जा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको पावर भले मिल सकता है कि इंजन जैसे कंबस्शन कर पा रहा है, उस मामले में ये इसका केमिस्ट्री जो है अच्छे से उसे हेल्प कर रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल कन्वर्शन ज्यादा इफिशिएंट होता है, लेकिन एनर्जी अभी भी कम ही है, तो ज्यादा माइलेज नहीं मिलेगा आपको। ये लॉ ऑफ फिजिक्स पे इसे नहीं छेड़ सकते हैं। और ये समझिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये किसी भी बायोमास से बना सकते हैं। आपके पास लकड़ी है, उससे भी बना सकते हैं। आपके पास मतलब बायोमास, जितना भी बायोमास है जो बायोडिग्रेडेबल है, ऑलमोस्ट सब में, खासतौर पे जो प्लांट वेस्ट है, सब में आप ये कर सकते हैं फर्मेंटेशन करके। तो इसीलिए इन्होंने गाड़ी वही खोली थी। फिर उस टाइम ये हो गया, क्या बोलते हैं, ऑयल, ये अल्कोहल पे बैन लगाया गया, तो इन्होंने, अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका अल्कोहल पे बैन लगाया था, क्या कहते थे, वुमेन लोग पगलाई थी उस टाइम कुछ ज़्यादा, तो बैन लगवा दी, तो उसके बाद ये बंद कर दिया गया। बोले प्रदूषण हम लोगों ने खुद लाया है, इंजीनियर्स डेवलपर्स उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने बोले शुरू से चल रहे थे सही रास्ते पे, बाद में हम लोग इधर उधर खो गए। तो भैया, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि तो यही वापस हम लोग क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, जब गाड़ी, समझ रहे हैं, 1896 की बात हो रही है, और ये ब्राजील का पहला गाड़ी था जो स्टार्ट किए थे, और ये ऐसा सस्ता गाड़ी नहीं है, उस टाइम में यही डिजाइन चलता था। अब बताओ किस टाइम का है वो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एथेनॉल पे हम लोगों ने काफ़ी टेस्टिंग की है, गाड़ी उसी से खोली गई है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ है जो उसे
लिक्विड से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में हेल्प करता है, जैसे कि उसका नॉक रेजिस्टेंस कंप्रेशन बढ़ाने देता है, टेम्परेचर कूल डाउन नॉक्स को और दबा पाता है और बहुत एनर्जी निकाल पाते हैं। लेकिन माइलेज खराब होगा क्योंकि केमिकली उसमें ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं, ये उसका साइड इफेक्ट। और आप किसी भी बायोमास से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धांधली जो है, जो लोगों को समझ में आया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी हमारा कंजम्पशन बढ़ा, तो अब एथेनॉल के लिए फूड एरिया से आप लड़ाई कर रहे हो, यानी कि या क्या यहाँ पे मैं धान चावल वो सब बनाऊं जिससे मतलब लोगों को खिलाऊं, या यहाँ पे मैं शुगर कैन बनाऊं जिससे मैं फ्यूल बनाऊं, वो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए बायोफ्यूल का जेन 1 यानी कि जो इन्होंने और रूडोल्फ डीजल ने खोला था, गाड़ी सही रास्ते पे चली थी, वो जेन 1 था। जेन 3 पे ही हमारा काम हो सकता था। ये एथेनॉल उथेनॉल अगर हम लोग लैंड बेसिस पे बनाते हैं, फ्री के मारे जाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं आपको खाना ज़्यादा जरूरी है, तेल नहीं। तेल के बिना इंसानियत बहुत हजार साल जिया है, खाना के बिना 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। मतलब 3 दिन में हाय तौबा शुरू होगा, 3 महीने में तय हो जाएंगे। तो यही एथेनॉल नई टेक्नोलॉजी नहीं, आदम जमाने की है। तो अब इसका हिस्ट्री समझते हैं। तो पहले हम लोग पेट्रोल में बहुत ऊटपटांग चीज़ डालते थे, जैसे कि लेड, ताकि लोग उड़ जाए लेकिन बाद में हम लोग को बुद्धि है कि एथेनॉल क्यों नहीं डालते। ये बात हो रही है 1930s की। 1940s तक ऑलमोस्ट सब लोग को समझ में आ गया कि एथेनॉल ही ज़्यादा बेटर है। तो एथेनॉल क्यों डालते हैं? ताकि वो ऑक्टेन रेटिंग बूस्ट कर सके, यानी कि आपका इंजन जो है थोड़ा दबा के पावर निकाल सके। तो ये ऑलमोस्ट इसीलिए आपको देखिएगा सारे गाड़ी मैन्युफैक्चर बोलते हैं कि 5 to 10% एथेनॉल ब्लेंड जनरली कोई हाई तौबा नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है। पेट्रोल कंपनीज जो हैं और जो इंजन है उनके बीच में है कि आप कुछ ना कुछ तो डालोगे जो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाए, क्योंकि खुला, अगर मैं आपको खुला पेट्रोल दे दूं जो मतलब आपका डिस्टिलरी से निकला जिसमें मिक्सचर नहीं डाला गया है, इंजन रो देगा बेचारा, क्या कर रहे हो सर, बहुत गंदा फ्यूल है। तो ऑक्टेन जब आप बूस्ट करोगे तो एथेनॉल ही डालो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, रफली स्पीकिंग। तो वही डाल के हम लोग करते हैं। इसीलिए 5% तक आपको लोड ज़्यादा नहीं लेना है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन लोड ज़्यादा आपको नहीं लेना, मतलब कि मोस्ट टाइम आपका फ्यूल कंप्यूटर ही समझ जाएगा कि कुछ हो रहा है, हम संभाल लेंगे। लेकिन हुआ 1970s से हुआ, जिस इसराइल अरब वॉर स्टार्ट हुआ तो उससे ये स्टार्ट हो गया जिसे हम लोग कहते हैं ऑयल क्राइसिस। और उस टाइम अमेरिका बार बार पे बूम बम बड़ी नहीं करता था, उन्होंने बोला कि कुछ निकाला जाए अल्टरनेटिव। और उस टाइम ब्राज़ील की बैंड बज गई। क्यों ब्राज़ील की बैंड बज गई? क्योंकि ब्राज़ील 100% बाहर डिपेंडेंट था, 100%। यानी कि हमारे पास भी एटलीस्ट है कि 10-20% हम खुद का बनाते हैं, नहीं जी, उनका कुछ नहीं था। तो उनका बैंड बज गया। तो उन्होंने प्लान बनाया, और उनका प्लान पहला और इकलौता है वर्ल्ड में जो मल्टी ईयर प्लान था। ऐसा नहीं था कि ये गवर्नमेंट है तो नहीं जी, ये आज सीड डालेंगे, 50 साल बाद इसका हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा। लंबा उन्होंने किया। तो किया क्या? पहला लो ब्लेंड से गाड़ी खोले के बोले गाड़ी एक्सपेक्ट करती है कि आपका 5 to 10% वो 50 जानी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल के लिए सब्सिडी देना शुरू किया, उसको मार्केट में उतारना शुरू किया, लोगों को गाइड किया, और ये ऑप्शन दिए, कस्टमर को ऑप्शन दिया गया। यानी कि आपको बीच में ऐसे मार्केट में मिलेंगे जिसमें अनलेडेड लिखा आता था, फिर आपका ये 15% एथेनॉल, 30% एथेनॉल, 85% एथेनॉल। और ट्रिक रहा बात कि वो 85 पे क्यों जा रहे थे। बात है कि 85 अगर आपको मैं दे देता हूँ या 100% एथेनॉल देता हूँ, गाड़ी का माइलेज बहुत खराब आएगा लेकिन पावर बहुत फीलिंग आएगी आपको पावर में। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को बोला कि सर आप फ्लेक्स फ्यूल बनाओ। ठीक है, क्या ऐसा बनाया जा सकता है? इंजन बना सकते हैं, बस माइलेज भगवान भरोसे हो जाएगा। यानी कि सर अच्छा पेट्रोल चल रहा है सर, एकदम बम बम माइलेज है। एथेनॉल में आगे सर पावर बम बम मिल रहा है लेकिन माइलेज भूल जाइए। तो ये फ्लेक्स फ्यूल है जो कस्टमर को एक फ्रीडम देता है और हड़बड़ाए नहीं, मतलब कि हम ये करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स को टाइम दिया गया, असेंबली लाइंस बनाई गई, गाड़ी धीरे धीरे खोला गया, और कोई भी चीज़ फोर्स नहीं की है। इन्होंने बोला कि कस्टमर को ऑप्शन देंगे, यानी पेट्रोल पंप है, बताएंगे कि हम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन आप गाड़ी खरीदो, गाड़ी 15 साल का लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 साल तो चले, कुछ कुछ लोग उससे भी ज़्यादा चला पाते हैं। तो उन्होंने पेट्रोल पंप में ऑप्शन रखा, और धीरे धीरे कि सर आपने यूज़ किया, 10-15 साल यूज़ किया, आप बदलो, नया लिया, अरे उसमें फ्लेक्स ले लो। तो ऐसे ऐसे करके वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और E10 जो फ्यूल है वो काफ़ी टाइम तक वो लोग मार्केट में रखे थे। E10 यानी कि मतलब नॉर्मल पेट्रोल, वो काफ़ी टाइम तक वो मार्केट में रखे हुए थे, ताकि जितना लोगों को पुरानी गाड़ी है उनको ज़बरदस्ती का फोर्स ना करना पड़े। तो मतलब काफ़ी लंबा प्लान था, स्टेप बाय स्टेप था, हर स्टेप के बारे में सोचा गया, और कस्टमर की नहीं ली गई, पब्लिक की नहीं मिसाइल मारा गया पब्लिक के ऊपर। तो ये उन्होंने किया। और मैं क्लियर करता हूँ, ये इन्वायरमेंट के लिए नहीं किए थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनको कोई लेना देना नहीं था कि इन्वायरमेंट से क्या है, क्योंकि इससे चलते बहुत CO2 इमिशन हुआ। बोलेंगे ऐसा क्यों? इन्होंने पूरे फॉरेस्ट उड़ा डाले शुगर केन फार्मिंग के लिए। मैं बोल रहा था जेन 1 बायोफ्यूल बहुत ख़राब है। तो ये CO2 के लिए लोग नहीं कर रहे थे, इन्वायरमेंट के लिए नहीं कर रहे थे। जो मूर्ख हैं वो सोचने की ये अच्छा है, लेकिन ये बहुत ख़राब है, क्योंकि जितना फार्मिंग में CO2 इमिट करते हैं सब इक्वलाइज कर देता, प्लस जितने आपने ग्रीन फॉरेस्ट उड़ा डाले उसका इमिशन को बैलेंस करने के लिए बेस्ट गेस आता है 28 ईयर्स लगेंगे।
सर ना होने वाला, कुछ नहीं होने, आपने सिर्फ प्रदूषण किया। तो वो लोग किए क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे, अमेरिका से ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इंडिया से ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि भैया बाहर कोई छींक दे रहा है, हमारी जान निकल जा रही है। तो उन्होंने कर दिया और पब्लिक को टाइम दिया गया था अडॉप्ट करने के लिए। मिसाइल नहीं फायर कर दी कि तुम अभी करो, हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, तुम अभी करो, नहीं तो हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। वो नहीं किया गया, टाइम दिया गया। और यूएसए भी ऐसा ही सिमिलर किया, वही बोल रहे हैं 1973 का ऑयल एम्बार्गो के बाद। लेकिन उनका प्लाथ जो था थोड़ा हौच-पौच था, मतलब करना चाह रहे थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो इसलिए छोड़ो यार, अरे करो करो करो, छोड़ो यार, बहुत ढिंक चिका हुआ, तो वो कभी ढंग से नहीं हुआ। और अभी भी आपको अमेरिका के पेट्रोल पंप में ऑप्शन मिल जाएगा नॉर्मल E10 का, यानी कि जो ये सीधा सीधा नॉर्मल पेट्रोल आपको लोड नहीं लेना है, और E20 तक या 15 तक मिल जाए। लेकिन पेनिट्रेशन मार्केट में अच्छा से नहीं हुआ क्योंकि वो उनका प्लान नहीं था। ब्राजील का पूरा प्लान था कि हम एथनॉल हाई ब्लेंड पे ले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ले जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब आपके लिए वो नॉर्मल चेंज होगा कि पहले ये यूज़ करते थे फिर ये यूज़ करने लगे। अमेरिका में भी वही ट्राई करने गए, लेकिन पॉलिटिकल पुश जो है वो उतना हैवी नहीं था कि हमें ये करना है, लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर प्लान है, मल्टी डेकेड प्लान है, वो नहीं था, बस करते हैं। और उससे दिक्कत हुआ कि दोनों देश में दिक्कत हुआ, जैसे बोले ब्राज़ील के केस में उन्होंने सारे रेन फॉरेस्ट शिफ्ट डिलीट कर डाले, और अमेरिका में भी वही हुआ कि चूंकि अमेरिका ट्राई कर रहा था इन्वायरमेंटिस्ट के लिए, तो बीच बीच में उन्होंने 20-20 साल का प्लान बनाया, और उसके बाद CO2 रिव्यू निकाला गया कि CO2 घट रहा है कि नहीं। जवाब आया कि बढ़ रहा है, जो ऑब्वियसली किसी को भी पता था, बट करने के बाद पता चला कि कॉर्न से बनाना महाबेवकूफ़ी था, लेकिन अमेरिका ने कॉर्न के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिया, और ब्राज़ील ने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया, क्योंकि सारे रेन फॉरेस्ट को शिफ्ट डिलीट कर दिए, सारे जगह पे एग्रीकल्चर करने लगे, और लॉन्ग टर्म में तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो इतिहास समझिए, काफ़ी लोग ट्राई किए हैं, और आपको समझना पड़ेगा अमेरिका इकलौता जो ट्राई करना चाह रहा था इसके लिए, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट के लिए। ब्राज़ील ट्राई कर रहा था ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले। और हाँ, 100% एथेनॉल आप जनरली नहीं चाहेंगे, क्योंकि ठंडे में इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठंडे में इंजन जान निकाल देगा आपका स्टार्ट करने में। डीजल स्टार्ट होके चल जाएगा, एथेनॉल बोलेगा हम हो रहे हैं ना भाई, स्टार्ट हो रहे हैं, रुको ना भाई, रुको, स्टार्ट बहुत टाइम लगता है डीजल, ये क्या बोलते हैं, एथेनॉल स्टार्ट होने में। और उसके केस में लोग पेट्रोल को एज ए बूस्टर डालते हैं कि भैया स्टार्ट तो हो जाए इंजन ठंडा में। इसीलिए आपको एकदम शुद्ध 100% नहीं मिलेगा, 85 मिलेगा, 95 मिलेगा। F1 में लोग ट्राई करते थे ये 100% एथेनॉल का। तो अब बात करते हैं इंडिया में क्या हुआ। तो इंडिया में ये हुआ कि गवर्नमेंट एक दिन सुता उठा और डिसाइड कर दिया कि हमें ये करना है। यानी कि गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल प्लान था वो था कि 2030 तक धीरे धीरे करेंगे, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हडिप्पा नहीं मार देंगे, क्योंकि गाड़ी इसको हेल्दी तौर पे, नेचुरल तौर पे कि भैया आप यूज़ करोगे, कुछ साल चलाओगे, 10 साल चलाओगे, 15 साल चलाओगे, उसके बाद बदलोगे। ये नहीं था कि मतलब आप आज गाड़ी खरीदे, कल सरकार बोलेगा हम आपकी ले लेते हैं और आप मरो, वो नहीं था। लेकिन ये इन्होंने धड़धड़ा के चेंज करने लग गए। तो 10% का टारगेट था 2022। अब बोलिए 2022 इतना है कि मैंने गाड़ी ली है 2019 में, उस टाइम में ये BS4 पे चल रहे थे, और एकाएक उन्होंने BS5 को हटा दिया, BS6 में कूद गया, चलो ठीक है। अब लेकिन अब ये दिक्कत है कि BS6 में उन्होंने बफर रखा था कि एथेनॉल को थोड़ा पचा सको। कितना परसेंट? लुच-पुच, 10% का मिनिमम मान के चला जा रहा है। तो 10% के 2022 पे चल रहे थे। अब रहा बात कि 2022 में अगर आप 10% हैं तो E15 कहां से आ गया मार्केट में? E15 लोगों को दिख रहा है, मतलब लोग फिल्टर, सर E15 है ये, तो E15 2023 में निकाल दिया, यानी कि। और रहा बात, ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर E10 कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी हैंडल कर जाएगी, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बोले नेचुरल, वो ये है नेचुरल एज इन लाइक, मतलब हम लोग पहले से ही उसे ऐसे ऑक्टेन बूस्टर डाल रहे थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आपका गाड़ी का सारा सामान भी उसको हैंडल कर जाएगा। बहुत हुआ तो बहुत साल के बाद गैस्केट बोलेगा सर थोड़ा क्रैक कर रहा है, गैस्केट बदल दो, झेल लीजिएगा। लेकिन E15 करते हैं, 10% से क्रॉस करते हैं, अब बाकी कंपोनेंट बोलेगा सर हम करोड़ कर जाएंगे, गैस्केट बोलेगा सर हम फेल हो जाएंगे। और ये इन्होंने 1 साल के अंदर कर डाले कि सर हम 2020 में, अरे फिर से बदल दो। यही जो दिखा रहे ना कि हमारा जो टारगेट था वो आगे अहेड ऑफ शेड्यूल हिट कर रहे हैं। सर वो अहेड ऑफ शेड्यूल नहीं, वो सब लोगों की जमा पूंजी में आप आग लगा रहे हो। क्योंकि मेरा गाड़ी समझ लीजिए वो 2019 में हम लिए थे, खत्म हो चुका है। वो 10% को शायद पचा पाता, 15 को तो सही में नहीं पचा पाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं पचा पाएगा। मैं क्लियर कर, ऐसा नहीं है कि गाड़ी के इंजन में आप आज डाल दिया एथेनॉल तो तुरंत कल स्वाहा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम चल पाएगा। लेकिन जो 15 ईयर का लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे 14 होगा, फिर धीरे धीरे 12 होगा, फिर धीरे धीरे पता चला भाई 7-8 में ही बोल जाएगा। यानी कि अगर ये E15 से आगे बढ़े, हमको 2 ही 3 साल के अंदर पता चलेगा मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है। और मैं बहुत कम चलाता हूँ गाड़ी, जनरली ज़्यादा फ्यूल नहीं खपा है, मतलब क्योंकि सिर्फ कोर्ट केस में ही उतना यूज़ होता है, ऐसे ज़्यादा बहुत शॉर्ट ट्रैवल में यूज़ होता है। तो दिक्कत हुई। और E10 का हमें नोजल नहीं दिया, यानी कि ये गाड़ी को मैं ऐसा नहीं कर सकता भैया E10 तक ही रखो, वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। यही सबसे बड़ा धांधली था। ये शुद्ध इलीगल काम है कि गवर्नमेंट
पब्लिक के लिए एक डिसीजन ले ली और पब्लिक को फॉल बैक नहीं दी। और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत, यानी कि जितने ओल्डर कार्स हैं, और ओल्डर ऐसा नहीं कि आदम जमाने का कार है 1970 का, नहीं जी 2019 का, अरे नहीं जी 2022 का, अरे नहीं जी 2023 के जनवरी का कार ये सब स्वाहा कर दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है कि जहां आप E15 पहुंचे, अब आपका इंजन को सही में कंपोनेंट्स होना, खासतौर पर उसका फ्यूल इंजेक्टर, खासतौर पर उसके गैसकेट मटेरियल और हर चीज पे कोटिंग होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा पानी संभाल सके। मतलब पानी कहां से आ रहा है, एथेनॉल पानी बहुत कटकता है, तो वो लिटरली आपके टंकी में पड़े पड़े करोड़ करा देगा, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करेगा एनवायरमेंट से और करोड़ कर देगा। पेट्रोल में ये भी डाला जाता है एडिटिव्स जो इसको रोक सके, लेकिन अगर आप बहुत एथेनॉल डालते हैं, भगवान भरोसे, तो ही समझिए। और इनका टारगेट है कि 2023 से मतलब पहले की जो गाड़ी है वो सारा इस पे चल रहा है अनसूटेबल फ्यूल, यानी कि कंपनी के पास आप गए, सर आपका फ्यूल इंजेक्टर बोल गया, बोले सर वो तो आपकी गलती है। ऐसा कैसे हो गया सर, क्योंकि सर आपने तेल गलत डाला। सर सही तेल तो मिलता ही नहीं, तो तेल गलत डाला कहाँ से बात आ गया। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप घर में बना रहे हो ऑयल रिफाइनरी लेके, लेकिन वो हो जाए। सब जितने भी गाड़ी हैं 2022 का, उसका मैनुअल ढंग से पढ़िए। मतलब इसके मेरा पुराना वाला में तो है भी नहीं, क्योंकि वो इतना पहले लिखा गया था 2019 में, तो उसमें तो है भी नहीं ढंग से डिटेल। लेकिन बाकी सबका अगर आप खुदाई करके सर्विस मैनुअल देखें, उसमें साफ साफ है कि प्लीज डू नॉट यूज E5 या E10। E5 और E10 पे वो रो रहे हैं, और यहाँ पे सरकार बोली हम E20 कर देंगे। E20 पे सीधे वारंटी वाइड, E20 पे हाथ भी खड़ा कर देंगे। तो वही है। और अब इनका है कि हम E30 भी कर देंगे, वो भी तुरंत, यानी कि 2030 भी मैं ऑप्टिमिस्टिकली बता रहा हूँ, सरकार का बात चले तो सब की गाड़ी में आग लगवा देंगे कि भैया आप एकदम 2027 तक E30 आ जाओ। तो ये बहुत बुरा है, इस स्पीड से एथेनॉल नहीं बढ़ाया जाता है। आप यहां तक आ सकते हैं 10 तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी झेल जाएगा। 10 से ऊपर जाते हैं मतलब जो फ्यूल इंजेक्टर है वो बोले भैया ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, एथेनॉल के लिए फ्यूल इंजेक्टर्स को बहुत कचोट करना पड़ेगा, इसलिए मतलब जबकि पेट्रोल में हो गया काम खत्म सर, गाड़ी आपका उड़ जाएगा उतने में। एथेनॉल में अरे डालो यार, अरे डालो यार, बहुत डालना पड़ रहा है, बहुत डालना। और प्लस आपका क्या हीटिंग एलिमेंट है उसमें, जैसा कि आप लोग देखते होंगे जो डीजल इंजन बेचे जाते हैं कोल्ड प्लेसेस में, उसमें बहुत हाई पावर ग्लो प्लग्स लगाए जाते हैं ताकि वो स्टार्ट हो सके ठंडे में। आप डाले जा रहे हो ठंडा में, अगर इंडिया में ठंडा उतना नहीं पड़ता, लेकिन कहीं से आप पहुंच गए, इंजन बोलेगा स्टार्ट हो रहे भाई, तब तक स्टार्टर मोटर बोलेगा भाई हम चलते हैं। तो ये यहां से मतलब 10 से ऊपर जो कूदा है, और 10 से ऊपर आप देखिए 10 ये पहुंच रहे हैं 2022 में, 2025 में 20 पहुंचा दिए, ये मार डाला सारा गाड़ी के इंजन को। इसीलिए अभी आप लोग खूब न्यूज देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले तक क्यों नहीं हल्ला था, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्टेन रेंज में आता था, गाड़ी झेल जाती थी, कोई खास दिक्कत नहीं था। 10 से ऊपर आप गए तो इसलिए गाड़ी बोला सर फ्यूल कंप्यूटर बोल रहा है कि सर ये क्या हो रहा है। 15 पे फ्यूल कंप्यूटर बोल रहा है सर कुछ गड़बड़ है, मैं फ्यूल डाल रहा हूँ, गाड़ी उतनी आसपास नहीं, मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चले। कंप्यूटर देखेगा कि भैया आरपीएम कितना आ रहा है, मैं कितना फ्यूल स्क्वाट कर रहा हूँ, और कस्टमर ने कितना एक्सेलेटर दबाया हुआ है। कस्टमर दबा रहा है एक्सेलेटर, फ्यूल उतना स्क्वाट करने के लिए वो नहीं बनाया, बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि सर हम डाल तो रहे तेल, गाड़ी भाग ही नहीं रहा है। और बोले पावर है, पावर तो सर निकालना पड़ता है ना सर, खत्म हो जाता है आपका तेल, खत्म हो जाएगा तब तक। वो इसीलिए बोले इंजेक्टर बना हो जो उसको हैंडल कर सके। फ्लेक्स फ्यूल के इंजेक्टर्स बनाए जाते हैं कि वो डिब्बा डाल सके, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप पेट्रोलियम का इंजेक्टर से करोगे तो बोले एथेनॉल हो सर, उतने में क्या होगा। तो भाई ये पावर आपको मिल नहीं रहा, इसीलिए सब लोग शिकायत कर रहे हैं, जबकि एथेनॉल से F1 चलता था, बाद में बंद कर दिया, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा। बस वही है, इंजेक्टर नहीं है उसके हिसाब से। तो ये बहुत जो नो ट्रांसपेरेंसी दिया, मतलब कि ये कब से कब हुआ किसी को नहीं पता, मतलब अब सब लोग को पता चल रहा है। और बहुत सारे केसेस में काफी कम जो लोग समझदार थे कि जिनकी गाड़ी महंगी थी वो लोग बोल रहे थे हम प्रीमियम फ्यूल लेंगे, उस पर RTI किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन किया गया, तो पता चला महाराज उसमें भी ब्लेंड किया हुआ है। मतलब एकदम शुद्ध पब्लिक की ली जा रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कब है क्या है, और बस हम ले लेंगे, और हमें कोई बैकअप नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये हर देश जो करता है एथेनॉल, चाहे वो यूरोप हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे अमेरिका हो, हर देश, इवन चाइना में भी, कि सर एथेनॉल अगर हम हाई ब्लेंड करते हैं 10 से ऊपर जाते हैं, हम आपको ऑप्शन देंगे E10 का कि आपकी पुरानी गाड़ी चलते रहे, आप मर नहीं जाओ। इंडिया में है हम आपको मार देंगे। और ये 20 पे रुकना नहीं चाह रहे हैं, बाय द वे मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, 30 पे करना है इनको। और 30 अगर ये पहुंचा दिए तो लिटरली गाड़ी बोलना शुरू हो जाएगी 1-2 साल के अंदर। तो ये बहुत ही यूजलेस तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंट किया। मतलब कि जो हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी एक पार्टी को पावर में बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं रखना चाहिए, शायद अब से लोग समझ जाएं। तो अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ जिसे हम लोग कहते हैं एफ द कस्टमर। तो कस्टमर क्या, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं मिला कि कब हुआ क्या हुआ, हमें पता भी नहीं चला, बस धड़धड़ा के गवर्नमेंट ने ऊपर से डिसीजन ले लिया। अब कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका डिसीजन ऐसे था,
मतलब आप एक्सपेंड कर रहे थे और फ्लेक्स फ्यूल आ जाना चाहिए था। फ्लेक्स फ्यूल का एक गाड़ी कहाँ है? सारी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल हो जानी चाहिए थी जिससे पहले ताकि आपका पेट्रोल जब आप चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़े, सारा गाड़ी पचा जाए। वो आपने किया नहीं। ये ऐसे कैसे कर दे रहे हो? तो यहाँ पे समझिए। तो कार का मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आप ब्लेंड बढ़ाते जा रहे हो मार्केट हैंडल ही नहीं कर सकता। यानी मार्केट में अभी भारतीय रोड पे जितने गाड़ी हैं वो सब वारंटी वॉइड कर चुके हैं क्योंकि तेल बदला जा चुका है। मैं क्लियर कर देना, तेल बदला जा चुका है, गाड़ी आपकी नहीं बदली गई थी। और आपको तो किट भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको गाड़ी में पेट्रोल से सीएनजी का किट आता है, वैसे आपका किट नहीं आता है कि ठीक है भैया ये नॉर्मल, जो कि बहुत धांधली वाला बात है। क्योंकि मेरे ही गाड़ी में जैसे मारुति एस्प्रेसो है मेरे पास, उसी K10 इंजन आई थिंक जो है उसका आपका B4 वेरिएंट मेरे पास है, और उसी इंजन पे BS6 वेरिएंट कैसे आ रहा है? तो यानी जनरली फ्यूल इंजेक्टर और एक दो चीज ही चेंज किया जाता है, वो किट के तौर पे बेचा जा सकता है, कंपनी नहीं कर रही है। मतलब हमें कोई चॉइस नहीं मिला, हमें कोई से नहीं मिला, बस किसी ने डिसीजन ऊपर में ले लिया, हम मर गए। तो वही समझिए। तो हमारा गाड़ी लंबा नहीं चलने वाला है, मेरा गाड़ी भी खुद लंबा नहीं चलेगा, मेरा बस इसलिए चल रहा है कि हम ज़्यादा यूज नहीं करते। तो वही समझिए। और ये जो इतना स्पीड से आप बढ़ाते जा रहे हैं कि आप 10% करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मे भी है कुछ हो गाड़ी को 20% हार्म होगा। 20% अगर एथेनॉल चल रहा है और गाड़ी नहीं बनाया गया, गैस्केट से लेके फ्यूल इंजेक्टर से लेके बाकी सारे कंपोनेंट्स की भी बैंड बच जाएगी। 30% पे तो चला जाएगा। 30% पे लिटरली आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा सर ये गाड़ी रो रहा है 30% पे। तो रहा बात की गाड़ी कंपनी क्यों कर रही है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बोलो उनको ऑर्गेजम आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके सेल्स नहीं हो रहे। अभी आपने ध्यान दिया होगा इंडिया में सब लोगों की जॉब चली गई है, मार्केट डाउन हो चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो गाड़ी कौन खरीद रहा है? कोई नहीं। सारी गाड़ी कंपनीज, चाहे वो आप टोयोटा लीजिए, चाहे मारुति लीजिए, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, सबका रिजल्ट वही आ रहा है, गाड़ी बिक नहीं रही है। अब अगर सरकार सबकी गाड़ी को एक ले ले तो सब गाड़ी फिर से बिकने लगेगी। आपके पास ऑप्शन क्या है? तो उनको दबा के प्रॉफिट हो रहा है। जी सेल्स, वो तो एकदम तैर रहे पानी में, इसीलिए वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है देखो गाड़ी नहीं बिक रहा है ना, हम सारी पुरानी गाड़ी में आग लगा देते हैं, तुम लोग इसको बेचो, ठीक है? तो वो खुश। ऑयल कंपनी, ओए होए होए, उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। क्यों? रशिया हमें तेल सस्ते में दे रहा है, हमारा तेल का दाम 10 साल से 100 पे रुका हुआ है। आखिरी बार जो मैं भराया था कितना था? 97.61 है, 97.61 चल रहा है। बीच में एक बार शायद 100 पहुंच गया था। 97.55, 99.55 था 10 फरवरी 2024 को। 100 नहीं दिए हैं क्या कभी एक को? लगता है हम 100 से बचे ही रहे हैं। हाँ 100 से बचे रहे हैं, आई थिंक 100 से बचे रहे हैं। हाँ 99.55 ही सबसे हाईएस्ट हम दिए हैं, मतलब एज ऑफ नाउ आई थिंक 97.55, 97.5, हाँ 99.55 ही हाईएस्ट गया, 100 नहीं छुए हम। तो रहा बात, कंपनी ने उस दाम को लॉक कर दिया, भले क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, उन्होंने लॉक कर दिया। दूसरी बात, एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं और पैसा बच रहा है, तो वो उन्होंने दाम स्टॉक पे रख दिया कि भैया आप लोग खुश रहो, 100 रुपया लीटर मान के चलो, लेकिन हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो भी दबा के प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मतलब कि उनका प्रॉफिट बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर घट रहा है उनका, क्योंकि जितना पेट्रोल बेच रहे हैं उसके जहां पे पेट्रोल कम बेचो, एथेनॉल डाल दो, एथेनॉल सस्ता है। तो वो भी ऐसा। और इंश्योरेंस कंपनी, ओए होए होए, उनके तो चांदी ही हो गया। वो अब सीधा सबका केस रिजेक्ट कर दे रहा है। अरे आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब हुआ, सर जाइए तेल लेने। तो सीधा सीधा, मतलब कि ना आप इंश्योरेंस पे जा सकते हैं, ना ऑयल कंपनी को शिकायत कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो बोलेगा जाओ मराओ। तो सीधे सीधे ऑयल और कार कंपनी का भी, कार कंपनी सीधे अब जितने भी आपके सेल्स स्टाफ है उनको बताया जा रहा है कि देखो थोड़ा बटर लगा के उन्हें ऐसे बोला, देखिए सर सरकार कर रहा है, पर्यावरण के लिए है, आप मरा लो, आप गाड़ी बेच दो, हम 5-6 हज़ार रुपये आपको उसके बदले दे देंगे, और उसके बदले आप 1-1.5 लाख रुपया या 10-20 लाख रुपया लगा दो और नया गाड़ी ले लो। एग्जैजुरेशन, बट वैसा ही हो रहा है। तो बेसिकली पब्लिक ही को एक कमजोर गाड़ी मिल रहा है। इसका साइड इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? 2019 की गाड़ी बहुत पुराना नहीं है। आप ऐसे ही करके बस डिसीजन ले लोगे कि भैया आप गाड़ी स्मार्टफोन नहीं है कि हर 2-3 साल में आप बदल दोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, वो 20 से 30 का कूदाने का ये सोच रहे हैं, ये बर्बाद कर देगा मिडिल क्लास को, वो भूखे मर जाएंगे। और लोअर मिडिल क्लास तो सपना भी नहीं देखेंगे गाड़ी का कि भैया ले भी लो तो जब देखो तब सरकार बदलते रहता है। तो वही समझिए, ब्रेक्स वही समझिए कि गाड़ी हमारा कमजोर हो जाएगा, लंबा तो चलेगा नहीं। मतलब अब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा एस्प्रेसो चल सकता है 20 ईयर्स, सवाल भी नहीं है। तो वो बहुत जल्दी ब्रेक करेगा और अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब कि मैं ऐसा कर भी नहीं सकता कि E10 फ्यूल खरीद के डालें, तो वो बहुत दिक्कत है। तो इसको रोकने ये होना चाहिए था। मतलब अगर भारत सरकार को कुत्ता काटा था कि एथेनॉल डालेंगे, तो ये होना चाहिए था कि भैया हमारे पास आप E10 रखो, उसको आप बोल दो कि देखिए सर इसे हम 10 साल में हटा देंगे या 8 साल में हटा देंगे। 10 एक्चुअली रखना चाहिए था मिनिमम, सब कंट्री वही की है।
और वो रखो और फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ, ताकि और उतना टाइम दो सारे कंपनीज को कि धीरे धीरे आप फ्लेक्स फ्यूल में आइए या फ्लेक्स फ्यूल का फ्यूल किट बना दीजिए। नहीं, हम तो कस्टमर की ले लेंगे। तो भैया अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये जो भारत सरकार किया है ये शुद्ध इलीगल है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये शुद्ध इलीगल है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो सेल्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो E20 मार्केट में उतारे हैं, इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आपने सीधे मिसाइल मार दिया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है, आपका लिटिगेशन फाइल किया गया है, वो सीधा सीधा इसलिए किया गया कि ये शुद्ध इलीगल है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इलीगल काम नहीं कर सकता कि कस्टमर्स की वो ले ले। कस्टमर्स को वो हर तरफ से बैंड बजा रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको डिनाई कर देगी, क्योंकि मैनुअल फेंक के मारेगी मुंह पे कि देखिए लिखा हुआ है कि E20 नहीं डालना है। अरे सर, हमको नहीं मिलता उससे, हमको क्या लेना है, आपने गलत चीज डाला, जाओ मराओ। फिर पेट्रोल कंपनी, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कार कंपनी बोलेगी भैया हम क्या करें, सरकार ने बदल दिया है, आप नया ले लो, अब अपना किडनी बेच दो। तो सरकार को क्या, सरकार तो ऑर्गेजम लेगी, देखिए सर किसान को फायदा हो, किसान तो अभी भी भूखे मर रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हो। और ये कैसे इंडियन लोगों को बेचा जा रहा है कि भैया आपका फसल का दाम बढ़ रहा है, इट्स लाइक ऐसे खाना महंगा हो रहा है, तुम और महंगा कर दोगे भैया। सही में मतलब पनीर रोल के सपने छोड़ दो, या आलू रोल नहीं खरीद पाएंगे आदमी। तो वही दिक्कत है, क्योंकि ये बोल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज क्लियर करने थे कि इंश्योरेंस कंपनी क्या वो लायबल है, कार कंपनी क्या उन्हें किट बनाने का आप टाइम दोगे। कुछ भी आपने नहीं किया, आपने बस ऊपर से डिसीजन ले लिया ना कि हम सबकी ले लेंगे, आपने ले लिया। मतलब ना तो ब्राजील वैसा किया, ना चाइना वैसा किया, ना यूरोप वैसा किया, ना अमेरिका वैसा किया। बस आपने बोला ना हमने ले लेंगे, आप ले लिए, अमीर लोग और अमीर बन गए, हम भूखे मर गए। मतलब हम तो सपना भी नहीं देख सकते कि मेरा एस्प्रेसो ज्यादा साल चले, 30 साल का तो डिस्कशन भी नहीं करना है। तो ये बहुत गंदा, ये बोल रहा है ये होगा आपके सारे जो पार्ट्स हैं, अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि पानी में भरा जाएगा उसे, तो वो करोड़ कर जाएंगे। वो एक्सपेक्टेड नहीं है, उसका डिजाइन नहीं है, उसकी कोटिंग नहीं है वैसे कि वो संभाल सके। वो एक्सपेक्ट कर रहा है पेट्रोल, अब आप उसमें डाल दे रहे हो पानी। वो बोल रहा है भैया ये क्या कर रहे हो। तो ये बहुत गंदा तरीके से कस्टमर्स की ले लेगा। और मतलब ये गाड़ी को ऑलमोस्ट एक कंज्यूमेबल आइटम बना रहा है। और गाड़ी इतना सस्ता नहीं है आज के टाइम में कि आप बस जी खरीद लो नया गाड़ी, जी क्या दिक्कत है। सर उतना अमीर हम नहीं हैं, उतना अमीर होते तो इंडिया में नहीं होते। तो ये बहुत गंदा मतलब कस्टमर्स की जो ली जाए हर तरफ से। मतलब बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ओए होए होए, वो तो सीधा आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आपकी कार कंपनी ओए होए होए, एक्स्ट्रा सेल्स ओए होए होए, और पेट्रोल कंपनी ओए होए होए, प्रॉफिट मार्जिन, सब खुश, हम ही लोग बस मर रहे हैं। अब रहा बात, मैं थोड़ा अल्टरनेटिव देता हूं, चूंकि आप लोगों में से काफी लोग मेरा वीडियोस नहीं देखते हो या नहीं समझ पाते हो, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि अल्टरनेटिव है। तो अगर इंडिया को सही में आज़ादी चाहिए कि हमें बाहर से नहीं किसी पे चलना है, जेन 1 बायोफ्यूल नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, जेन 3 पे जाना पड़ेगा। जेन 3 क्या है? सीवीड बायोफ्यूल। क्यों? क्योंकि वो स्केलेबल है। यानी कि अगर आप इंडिया के सारे खेतों को बदल देते हो कि एथेनॉल बनाओ, तो भी हम लोग भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि एक तो खाना नहीं रहेगा, ऊपर से इतना एथेनॉल नहीं बनेगा, क्योंकि यील्ड बहुत खराब होता है। सीवीड बायोफ्यूल पर स्क्वायर हेक्टेयर में, यानी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में, बहुत ज्यादा देता है किसी भी और चीजें। सिर्फ उसे एलजी उससे ऊपर जाता है, तो एलजी क्यों नहीं करें? एलजी को फ्रेश वाटर चाहिए, इंडिया में उतना फ्रेश वाटर नहीं है। करीब करीब कहा जाता है 100 लीटर से लेकर 800 लीटर तक लग सकता है पर लीटर, उतना फ्रेश वाटर नहीं है इंडिया में। तो इसीलिए सीवीड बायोफ्यूल इकलौता ऐसा ऑप्शन जिसे आप स्केल कर सकते हैं कि पूरा देश की प्यास का, जो क्रूड ऑयल का प्यास है, उसे आप बुझा सकते हैं। और उससे अगर आप चाहते हैं कि एकदम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करें, सीधे बायोडीजल निकालिए। बोले बायोडीजल डायरेक्ट क्यों? क्योंकि अगर आप पेट्रोल निकालना चाहते हो तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि उसे क्रूड में बदलिए, फिर क्रूड से डिस्टिलेशन कीजिए। अगर आप सीधा चाहते हैं एकदम इफिशियंट, कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, डायरेक्ट बायोडीजल कीजिए। बायोडीजल क्या है? लिपिड कंटेंट, इसीलिए आपका डीजल इंजन वेजिटेबल ऑयल पे भी चलता है। तो वो आप कर सकते हो, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है कि आज कीजिए, उसे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। एक तरफ मतलब जितने स्टेट्स हैं जिनके पास सी बॉर्डर से, सब बोलिए सब अपने 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 बनाते जाओ। कई सारे कंपनी होंगे, कंपटीशन होगा, एटलीस्ट 3 कंपनी चाहिए देश को संभालने के लिए। तो 3 कंपनी हो, कंपटीशन हो, दाम रहेगा और एक्सपेंड करते जाएं। सर आज हमें 100 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, अरे ले जाओ यार। और ऐसा भी नहीं है कि उतने में आप वहां पहुंच जाओगे, क्या बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, वो नेशनल वाटर में ही निपट जाएगा। इंटरनेशनल वाटर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, बहुत बाउंड्री है अपने पास, लोड नहीं लेना। वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आज आप करो और भूल जाओ। ये नहीं है कि अरे भैया उतना तो खेत ही नहीं बचा है जितना भी हम सब पे एथेनॉल करने लगे। अब बायो वेस्ट से उतना नहीं बनता है सर, शुगर कंटेंट देखना पड़ता है, वैसे नहीं बनता है। इसीलिए बोल रहे हैं सिर्फ सीवीड बायोफ्यूल स्केल कर सकता है। मैं आपको बोलूं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, वो आप जमीन पे नहीं दे पाइएगा, खाना को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। लेकिन समुद्र में कोई टेंशन नहीं है। और फिर जो लोग गांजा फूकते हैं वो बोलेंगे अच्छा उससे समुद्र को नुकसान होगा। सर अगर आप एथेनॉल किए तो पूरा प्लेनेट को नुकसान होगा। इट्स लाइक मिनिमाइज द डैमेज।
तो सीवीड बायोफ्यूल इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट टर्म में यानी कि 100 साल तक हमें संभाल सकता है, उसके बाद में भी कुछ दूसरा आ जाए। वहां तक तो चलिए, अभी जो चल रहे हैं वो हम लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे। अगर एथेनॉल का पागलपंती करते रहे, आराम से मैं देख सकता हूँ 2030 तक में इंडिया का एयर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लगेगा गर्मी में। कुछ कुछ जगह ऑलरेडी 54 क्रॉस हो रहा है। वही है, और इसीलिए बोल रहे हैं उसमें कोई इंडिपेंडेंस हमें ट्रू का मिलेगा, ये नहीं कि ब्लेंड कर रहे, नहीं सर, शुद्ध इंडिपेंडेंस है। डीजल अपना है, पेट्रोल अपना है, एथेनॉल चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट क्यों, डीजल रखो सबसे बेस्ट है। ट्रू इंडिपेंडेंस, और क्रॉप पे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, आपका फसल जो है फसल का दाम सही रहेगा। और वो इनवर्स ये नहीं बनाएंगे कि, क्योंकि बोल रहे ना कि कहने को आप सारे बायो मटेरियल को यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई करेगा नहीं, कोई भी फैक्ट्री वैसा नहीं करेगी, क्योंकि लॉस होने लगेगा। तो हर फैक्ट्री चाहेगी ना कि सर सही मटेरियल, तो उसमें बोलेंगे अरे यार तुम ये सब फसल क्यों लगा रहे हो, ये लगाओ। पूरा अमेरिका बर्बाद हुआ इस चक्कर में, सारे फसल्स को वो सिर्फ कॉर्न से बदल दिया और भूखे मारे गए। हम लोग बेचते हैं चावल उनको। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा चाहिए जो खाने को ना छुए। इसीलिए सीवीड बायोफ्यूल इकलौता लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, और हमारे पास इतना सी बॉर्डर है कि कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर रहा बात की तेल कैसे बचाएं। तेल बचाने का है, सबसे पहले जितने भी सब्सिडी है उस दो चीज से सब्सिडी काटिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी बंद और इंटरनल कंबस्टन इंजन पे सब्सिडी बंद। तो रहा बात की सब्सिडी दें किसको, सब्सिडी देना है आपको रेंज एक्सटेंडर ईवी को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बस पागल जैसा बैटरी नहीं है, यानी कि 30 यूनिट बैटरी, 50 यूनिट बैटरी। एक इंडियन गाड़ी है जिसमें 75 यूनिट बैटरी है, यूनिट मतलब किलोवाट आवर। वो पागलपंती आपको बंद करना है। सर गाड़ी है, पगलाओ मत, 200 किलोमीटर रेंज, 400 किलोमीटर रेंज, कुछ नहीं, शांति से 100 या 150 का रेंज रखो, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें आप रेंज एक्शन, वहाँ नहीं, छोटा सा इंजन रख दो जिसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है, उसमें सिर्फ एक मोटर जनरेटर यूनिट है, और उसमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग भी नहीं देना है। वो सबसे लॉन्ग टर्म आपको तुरंत, मतलब कि आज आप करेंगे कल फायदा होने लगेगा। और उसमें ये दूसरा फायदा भी होता है कि उसमें सारे कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट हो जाएंगे। गाड़ी थोड़ा सा दाम बढ़ेगा, लेकिन आप सब्सिडी देते हो तो होपफुली कम रहना चाहिए। बैटरी खत्म हो गया, बैटरी चूंकि स्मॉल है आप बदल सकते हैं। इंजन कंपनी बोलती है हम ये गवर्नमेंट बोलता है कि हम E100 कर देंगे, ठीक है, हटाओ इंजन, हटाओ दूसरा इंजन लगा दो। और वो इंजन जो कि गियर बॉक्स के बिना इंजन अगर आप माउंट करते हैं, कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं, वो जनरेटर है, कहीं पे भी लगाओ, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उस टपोलॉजी का साइंटिफिक नाम है सीरीज हाइब्रिड टपोलॉजी। और छोटा बैटरी, ये समझना बहुत जरूरी है, टपोलॉजी सीरीज हाइब्रिड हो, वो पैरेलल हाइब्रिड नहीं, और स्मॉल बैटरी हो। बैटरी वो जो ऐसा नहीं कि जितना पैसा लो और चाइना को दे दो, वो नहीं, बैटरी छोटा आना है ताकि लोग अफोर्ड कर सकें और देश आगे बढ़ सके, और इससे तेल अभी बचेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, मान लीजिए जो लोग चार्ज करते ही नहीं है, ठीक है, चार्ज करेंगे ही नहीं गाड़ी, वो हमेशा तेल पे ही चलेंगे, तो उनको मिलेगा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अभी मार्केट में कि सर हमारी गाड़ी जो है ना चलती अच्छा है, माइलेज थोड़ा सा हल्का देती, कितना हल्का है, 30 किलोमीटर पर लीटर मिनिमम। आज के टाइम में जितने मार्केट में है वो दे पाते हैं, जितने सीरीज हाइब्रिड है वो उतना आराम से दे सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग इलॉन मस्क फूक रहे हो, आप ईवी कर रहे हो, बुद्धि तो है नहीं आपके पास कि ईवी का सीधा मतलब है चाइना को पैसा दो, बुद्धि तो है नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ बैटरी छोटा करो। फिर अब हम लड़ने लगेंगे छोटा बैटरी होगा लाइफ स्पैन कम होगा। बैटरी से लाइफ स्पैन पे कोई लेना देना नहीं पड़ता है, सेल से फर्क पड़ता है। छोटे छोटे खूब सारे सेल खराब लाइफ स्पैन देंगे, बड़े बड़े कुछ सेल ज्यादा बेटर देंगे। सेल बड़ा रखो ना, ब्लेड बैटरी करो और बड़ा बैटरी रखो, तो वो करके आप समस्या सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सीरीज हाइब्रिड टोपोलॉजी उतारना है, स्मॉल बैटरी करना है, पागलपंती नहीं करना है, और वो बैटरी रेंज को स्टूपिड नहीं करना है, 30 से 50 में निपटाई दो। ये पागलपंती मत करो। अभी मैंने एक ट्रक देखा वॉल्वो का, इंडिया में था, 800 यूनिट की बैटरी है। सर चार्ज कहां से करोगे, 800 यूनिट, यहां ऐसी बिजली की कमी पड़ी है, 800 यूनिट की बैटरी डाल रहे हैं। तो वही समझिए, जो लोग गाड़ी को चार्ज नहीं करेंगे उन्हें एक ऐसी गाड़ी मिलेगी जिसका माइलेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। 20 में सारी पेट्रोल गाड़ी रोने लगती है, 30 से ऊपर ये चलेगा। और अच्छे से जो लोग बनाएंगे, जो मार्क 2 मार्क 3 प्रोडक्ट्स होंगे, वो आराम से 35 या 40 छू सकते हैं। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपकी सारी गाड़ी के इंजन में ये प्लॉट होता है जिसे हम लोग कहते हैं BSFC कर्व, यानी कि ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। हर इंजन का एक स्वीट स्पॉट होता है, एक मक्खन स्पॉट होता है। जिस मक्खन स्पॉट पे अगर आप जाते हैं तो सबसे कम तेल में सबसे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। यानी कि इसका मक्खन है, जो ये इंजन का स्टॉप है, इसमें अगर आप पहुंचते हो लेट्स जस्ट से 2500 RPM। अब रहा बात, वो तो आप लॉक कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज कैसे करोगे, वो आपको टॉर्क भी लॉक करना है। ये दोनों लॉक होना चाहिए, RPM फिक्स है, टॉर्क फिक्स है, इसीलिए वो जनरेटर चला सकता है लेकिन चक्का नहीं कर सकता, क्योंकि चक्का से लोड आता है, टॉर्क बदलता रहेगा। ये आपको 225 ये देगा, ग्राम्स खाएगा एक हॉर्स पावर के लिए, सॉरी एक यूनिट के लिए। तो वो बहुत इफिशिएंट। अब वही सोचिए, वही इंजन है, आप RPM सेम रख रहे हो 2500, लेकिन अब आप ये करने लगते हो, टॉर्क कम कर देते हो, ठीक है, उस पर लोड नहीं है, वो ज्यादा खाने लगेगा आपका, 500 ग्राम खाएगा, 1 यूनिट बिजली देगा। अब बोलेंगे हमने लोड घटा दिया। वही बात है, हर इंजन का स्वीट स्पॉट होता है। इसीलिए अगर कोई गाड़ी बहुत इंजन बड़ा है, ट्रक जैसा इंजन है, ये बोल रहे थे भाई खाली चला रहे थे 1 ही 2 लीटर में कुछ किलोमीटर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इंजन बना है
इस स्वीट स्पॉट के लिए कि आप उसमें लोड डालिए, वजन डालिए, तब चलाइए तो वो चमकेगा। लोड कम कर दिया माइलेज खराब हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। इंजन को स्वीट स्पॉट चाहिए, एग्जैक्ट टॉर्क लोडिंग रखिए, एग्जैक्ट आरपीएम रखिए, शॉक्ड हो जाइएगा माइलेज कितना अच्छा आता है। और इसका छोटा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, आपकी गाड़ी में अगर है रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, आप उसको सेट करके रखिए और हाईवे पे चलाते रहिए अलग अलग स्पीड पे। एक पॉइंट पे आप नोटिस कीजिए वो 40 दिखाने लगेगा। स्वीट स्पॉट पे आइएगा उतना माइलेज आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग को मिलता क्यों नहीं है? हमारा गाड़ी वो है, पट 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 पट, बेचारा फ्यूल कंप्यूटर जैसे मैनेज कर रहा है आपके एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, टॉर्क पे। इसीलिए उसे डिस्कनेक्ट करो। इंजन है वो सिर्फ जनरेटर है, वो जनरेटर को चलाएगा, जनरेटर से फिक्स्ड आउटपुट निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपका 50 किलोवाट का, वो 50 किलोवाट का पाइप जा रहा है, वो आपके बैटरी में जा रहा है और फिर वो मोटर में जा रहा है। मोटर 300 वाट का, ये 300 किलोवाट का होगा। मोटर आराम से आपका सर फ्लाईओवर पे टेक ओवर करना है, बड़ा दबाव, बैटरी डाउन होने लगेगा। टंकी अभी भी उतना ही आ रहा है, जनरेटर अभी भी उतना ही दे रहा है, लेकिन वो आपका आपने टेक ओवर कर लिया। अब उसके बाद न्यूट्रल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप डिसेल कर रहे हैं, ब्रेक लगाइएगा, रीजन करेगा, बैटरी फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये है, मैं एकदम क्लियर नहीं, ये मार्केट में है। एडिसन मोटर के पीछे जो मैं पढ़ा रहता हूँ वो इसीलिए उन्होंने यही करे। और ये टॉर्सो ईवी के पीछे मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये इंडिया में वही कर रहे हैं। ये रियल नंबर है, इसलिए बोल रहे हैं किसी भी इंजन लीजिए, कोई भी सप्लायर का हो, चाहे फिएट का हो, कमिंस का हो, स्कैनिया का हो, किसी का भी इंजन लीजिए, सब में यही ग्राफ मिलेगा और सब में वही रियलिटी आएगी। आप खुद ही शॉक हो जाइएगा कि अरे मैंने लोड घटाया तो महाराज ज़्यादा तेल खाने लग रहा है। वो स्वीट स्पॉट पर रखना है, ये पॉसिबल हो जाएगा रेंज एक्सटेंडर में। इसीलिए टोपोलॉजी है रेंज एक्सटेंडर ईवी रखना है। और इससे अभी मतलब सीधे सीधे 80% पेट्रोल खत्म हो जाएगा। सब लोग हल्ला कर देते हैं, हम 10,000 किलोमीटर चलाते हैं पेट्रोल गाड़ी, इसलिए नहीं चलाते हो आप। दिल्ली में सब लोग बोले अरे रेंज होता तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं। दिल्ली में हमको भैया ये प्रगति मैदान से अपने होटल आने में 22 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे लगते थे। कहाँ से आप चला रहे हो? तो वही दिक्कत। और मुंबई में भी था, वही नौटंकी था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हल्ला सब कर रहे हैं, वो हल्ला को आपको चुप कराना है। सबको भैया रेंज एक्सटेंडर पे आना है। और रेंज एक्सटेंडर आप सीधा रेटिंग दीजिएगा, कितना माइलेज दे रहे हो तुम, और उसके हिसाब से आप सब्सिडी दो। जितना ज़्यादा रेंज मतलब ये माइलेज, उतना ज़्यादा हम आपको सब्सिडी देंगे। अभी वो पागलपंती वाला माइलेज है, 10,000 करोड़ का सब्सिडी पैक बनाया गया है, जिसमें आप जितना बड़ा बैटरी डालोगे उतना बड़ा हम आपको सब्सिडी देंगे। इट्स लाइक नहीं सर, वो आप सीधे चाइना को पैसा दे रहे हो, वो मत करो। और रहा बात की सीरीज हाइब्रिड ट्रक अगर आप करते हैं जो कि डीजल है, ठीक है, और उसमें आप एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, ट्रक्स में अगर डीजल ब्लेंड ये एथेनॉल ब्लेंडिंग किया गया, हम लोग मारे जाएंगे भूखे। वो आपको करना ही नहीं है। वहां पे आपको सीरीज हाइब्रिड करना है, माइलेज बहुत बढ़ जाएगा। 30% तो आराम से बढ़ा सकते हैं, 10% से गाड़ी खुलेगी। मतलब कि जो पहला मार्क 1 है जो रफली है, ट्यूनिंग एकदम नहीं है, बस गाड़ी आपने खोल दी, वो 10% देगा। 10 से 25% आपको बिना कोई लोड के मिलेगा अभी के प्रोडक्ट्स पे। और उससे कल फर्क पड़ जाएगा कि भैया तेल नहीं खप रहा है देश में, ये इतना फर्क पड़ेगा, तेल का दाम घटेगा क्योंकि भैया कंपनीज को बैकलॉग होने लगे, सर उतना डीजल नहीं खप रहा है। और इंडिया के पास सारी टेक्नोलॉजी करने के लिए, मैं समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ही 2 को कंपेयर कर चुका, जैसे सेपल का डॉक्टर राजेंद्र शर्मा है, इन्होंने बनाया ये ट्रक सबके लिए, क्योंकि बहुत हाई एम्प्स चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ऊम्फ चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि रेंज एक्सटेंडर पर चल रहा है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन ऊम्फ चाहिए। तो लिथियम आयन और नहीं हैंडल कर सकता लॉन्ग टर्म। इनका सुपर कैपेसिटर आराम से हैंडल कर सकता है, जो कि लिथियम हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर है। लोडे नहीं लेना है, इंडिया का बनाया हुआ है, इंडियन आर्मी टेस्ट कर चुकी है अपने आर्टिलरी गन्स में, और बाकी व्हीकल्स में भी लगाने का बात चल रहा है, तो लोड नहीं लेना है। इंडिया में बनाया हुआ है, टेस्टेड है, डन गो हो। ये महाशय जी ट्रक ले रहे हैं जो लिटरली इंडिया में चल रहा है, टाटा का, हम भूल गए इंजन का नाम है, उसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, लोड नहीं लेना है। ये मैं 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और ऑप्शन है। ये आप आज कर सकते हैं, कल इसका रिजल्ट आ जाएगा। जितने भी आपके मेजर कंपनीज हैं मार्केट में, चाहे वो टाटा हो, टोयोटा हो, कुछ भी हो, वो सब रेंज एक्सटेंडर बिना लोड के 2 साल के अंदर मार्केट में उतार सकते हैं। और जिनकी बैटरी गाड़ी है वो तो ऑलरेडी बस बैटरी छोटा करो, रेंज एक्सटेंडर डालो, और गवर्नमेंट को यहाँ पे आपको टारगेट लगाना है, भैया 30 किलोमीटर नीचे से आप नहीं उतारोगे, तुरंत आ जाएगा। आप खुद ही शौक हो जाएगा, भैया 30 किलोमीटर मिल सकता था। प्लीज पढ़ें अपने इंजन का BSFC ग्राफ, जनरली मिलेगा नहीं दिक्कत वो है। बड़े बड़े इंजन का मिल जाएगा, स्कैनिया का मिल जाएगा, कमिंस का मिल जाएगा, जो टाटा यूज करता है वो सब का मिल जाएगा, छोटे इंजन का नहीं मिलेगा। तो अल्टरनेटिव्स है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। लॉन्ग टर्म सीवीड बायोफ्यूल कीजिए, भला होगा। अभी के लिए तुरंत का भला करना है, रेंज एक्सटेंडर को सब्सिडी देना शुरू कीजिए, ईवी का सब्सिडी बंद कीजिए, पेट्रोल का सब्सिडी बंद कीजिए। धड़धड़ा के आपको इस पे टारगेट करना है, भैया 30 किलोमीटर छुआ, एटलीस्ट 25 से गाड़ी खोलो। 25 आप दे दो मार्क 1 प्रोडक्ट पे, 30 तो आप मार्क 2 पे दे ही दोगे, और उसके बाद 40-45 तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। जब आप दूर जाना है तब वो पेट्रोल गाड़ी है। और डीजल वाले ट्रक में टारगेट स्टार्ट कीजिए 10 से 25 तक तो चल ही जाने चाहिए। उससे जितना एथेनॉल वाला धांधली हुआ उससे ज्यादा बेटर होने लगा, और प्रदूषण भी कम होगा। अभी के अभी 10,000 साल में नहीं, और पब्लिक भी नहीं गुस्सा देगी, पब्लिक खुश होगी।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंडियन सरकार का जो धांधली किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।